अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ नांदेड़ के मशहूर डॉक्टर अब्दुल ज़की साहब, जो एमडी होम्योपैथिक, एमएससी, साइकोथेरेपिस्ट और मेडिकल सर्विस सोसाइटी यूनिट नांदेड़ की जानिब से हमारे स्टूडियो में आए हैं। आज हम उनसे कोरोना वायरस के बारे में तमाम चीज़ें मालूमात करेंगे कि कोरोना वायरस किस तरह से फैलता है और उससे हिफाजत कैसे की जा सकती है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, हमारा ये पहला सवाल ये था कि ये आलमी वबा किसे कहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया, उन्होंने मुझे मैं लोगों तक के कोरोना वायरस के सिलसिले में कुछ मालूमात जा सकूं, इसलिए कि आज कोरोना वायरस जो है वो पूरी दुनिया का मसला बन चुका है और लोग काफ़ी इससे खौफज़दा हैं। तो ये एक अहम मसला है, गंभीर मसला है, इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है। आपका जो सवाल है वो ये कि जो है ये आलमी वबा क्यों है, तो इसके सिलसिले में ये कहूँगा मैं कि आलमी वबा यानी पेंडेमिक जिसे कहते हैं, वो उस वक्त वो सूरत इख्तियार करती है, पेंडेमिक की सूरत इख्तियार करती है जब कई मुल्कों में एक ही वक्त में बीमारी फैलती है और उससे जो है मुतादी मर्ज यानी कि जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ वो रहता है, एक से दूसरे को इस तरीके से फैलते फैलते पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेती है। इस वजह से इसको में लोगों के जहन में एक सवाल ये होता है कि दूसरी भी बीमारियां जैसे कैंसर है, ज़ियाबतीस है और भी दूसरे कई बीमारियां होते हैं जिनसे लाखों लोग रोज़ाना मरते हैं, तो फिर इसको क्यों इतना सीरियसली लिया जाए या इसको इतना क्यों इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। तो सवाल ये है कि वो जो बीमारियां होती है, चाहे वो कैंसर हो, ज़ियाबतीस हो या इस तरीके की जो बीमारियां होती है जो कि लाखों लोग रोज़ाना मरते हैं, लेकिन वो मुतादी मर्ज नहीं होता और कम वक्त में, क़लील वक्त में ये कई लोगों को मुतासिर नहीं करता और उसके जो लोगों की जो शरह अमवात है या मरने के भी जो चीज़ें हैं वो इतने कम पीरियड में नहीं होती। इसलिए जो है ये जो बीमारी है कोरोना वायरस की, ये पेंडेमिक है। इस तरह की वबा पहले कभी आ चुकी है? जी हाँ, अभी तक के जो कुछ लिटरेचर मौजूद है उस एतबार से देखा जाए तो अभी तक के जो है 20 दफ़ा इस तरीक़े के पैंडमिक मुख्तलिफ़ अवक़ात में आ चुके हैं, जिसमें से ख़ास तौर पर मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगा कि स्पेनिश फ्लू ये 1918 से टू 1920 तक ये रहा, जिसमें तकरीबन 500 मिलियन लोग इससे मुतासिर हुए और तकरीबन जो है 17 to 15 मिलियन लोग जो है इसके अंदर मतलब अमवात के शिकार हुए। ये एक बहुत खतरनाक किस्म का महामारी था, तकरीबन इसने जो है वर्ल्ड के 1/4 हिस्से को कवर किया, यानी कि तकरीबन पाव हिस्सा उस वक्त का जो पॉपुलेशन था उससे इससे मुतासिर थे और इसकी वजह से जो है कई हुकूमतों को नुकसान हुआ है, कई लोगों को नुकसान हुआ है। जो स्पेनिश फ्लू से पहले जो दुनिया थी, स्पेनिश फ्लू के बाद में वो दुनिया जो है बिल्कुल ही अलग थी। ये स्पेनिश फ्लू इसलिए भी इसको नाम दिया गया है कि जो है स्पेन में इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो मैं एक दूसरी चीज़ है जो काबिल ज़िक्र है, 2 चीज़ों का यहाँ ज़िक्र करूँगा। दूसरी चीज़ है कि वो स्वाइन फ्लू, जैसा कि स्वाइन फ्लू का नाम तो हमारे ज़बानों पर है, हम इसका नाम सुने हुए हैं और हम इसके लिए हम नोन हैं। तो स्वाइन फ्लू जो है वो 2009 में हुआ था और तकरीबन इससे जो है 1.4 बिलियन लोग मुतासिर हुए। तो इन जो 2 वाक़यात है, 2 पैंडमिक रहे हैं, इसके सिलसिले में मैं अपनी बात इसी तरीके से रखूँगा कि आँख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, आँख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं हूँ हैरत हूँ कि दुनिया क्या हो जाएगी। ये कोरोना वायरस है क्या और इसकी पैदाइश कैसे हुई, इस बारे में मालूम होता? देखिए, कोरोना वायरस कोई नई बीमारी नहीं है, जैसा कि हम मुख्तलिफ व्हाट्सएप
मैसेजेस में पोस्ट में वगैरह देखा है कि इसका जो है मुख्तलिफ जगह पे इसका नाम हमको मिलता है। कोरोना वायरस ये एक ग्रुप ऑफ वायरसेस का नाम है, एक फैमिली का नाम है, वायरसेस की एक फैमिली का नाम है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस होते हैं। इसमें दो किस्म के वायरस होते हैं। एक तो ये कि वो वायरस जो आम सर्दी जुकाम बुखार वगैरह का इफेक्ट पैदा करती है, और दूसरा वो नमूना है जो भयानक किस्म के सिम्टम्स या अलामतें पैदा करती है और ज़्यादा लोगों को मुतासिर करती है। खासतौर पर जो है रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है उसमें ज़्यादा होता है, तनफ्फुसी जो निज़ाम है उसके ऊपर हमला करती है। और इस तरीके से सार्स नामी जो मर्ज गुजरा है और इसी तरीके से स्पेनिश फ्लू है, कोविड-19 है, ये इसी किस्म के जो ख़तरनाक वायरसेस ये इसी के अंदर आते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी को कोरोना होता है तो उसके अलामतें कैसे मालूम करना चाहिए? हम देखते हैं हमारे रोज़मर्रा और इस तरीके के जो है ये कॉमन जो कोल्ड है इसी तरीके से रहता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि कॉमन कोल्ड वगैरह में जो है रनिंग नोज के साथ में जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं रहता है। यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मीन्स ये कि जो सांस लेने में जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ कॉमन फ्लू में नहीं होता है, वो कोविड-19 में सांस लेने में तकलीफ़, तेज़ बुखार और इस तरीके से सूखी खांसी, उमूमन कॉमन फ्लू में जो खांसी होती है उसमें बलगम वगैरह होता है, तो ये चीज़ जो है इसमें पाई जाती है कि इसमें ड्राई कफ रहता है, सूखी खांसी रहती है, तेज़ बुखार रहता है और जो है फेफड़ों पे इसका इफ़ेक्ट होने की वजह से जो तनफ्फुसी निज़ाम है या सांस चलने का निज़ाम है वो तेज़ हो जाता है। तो इसलिए ये इसके अंदर ये अलामतें पाई जाती हैं। अभी कह रहे हैं कि हम लोग सब थर्ड स्टेज पे है, इसमें और स्टेज कितनी होती है? जी, असल में हम जो है हमारी गवर्नमेंट जो है बार बार लोगों को इस तरफ मुतवज्जह कर रही है और दिला रही है कि आप अपने घरों तक महफूज रहें और घर से बाहर ना निकलें। ये सब सारी चीज़ें करने के पीछे गवर्नमेंट का जो मकसद है ये है कि ये फैल जाएगा बहुत तेज़ी से, जी। तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो आमतौर पर जो है इसके 4 स्टेजेस पाए जाते हैं। पहला स्टेज तो वो होता है कि जिस इलाके में ये बीमारी वबा पहले फूटी है, पहले आई है, उस इलाके से अगर कोई नए इलाके में कोई शख्स जाता है तो वो शख्स जो है पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसको जो है हम पहला स्टेज कहते हैं कि वो जहाँ से वो सफ़र करके आया है, जिस इलाके से जहाँ पे वबा पाई जाती थी, तो उसको हम उस फर्स्ट स्टेज कहेंगे। सेकंड स्टेज वो है कि वो जो शख्स जिस इलाके से आया था जहाँ वबा थी, उसके जो घर वाले हैं, उसके जो अपने रिलेटिव है, उसके जो अपने मिलने जुलने वाले हैं, तो ये भी जो है कुछ दिनों के बाद पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो ये सेकंड स्टेज है। अब जो हम इंडिया में जो जिस एतबार से हम लोग हैं उस एतबार से जो है ये थर्ड स्टेज है। इसीलिए यहाँ पर इतनी अहमियत दी जा रही है कि थर्ड स्टेज में उन जान पहचान वालों से, उन फैमिली मेम्बर्स से आगे निकलकर बीमारी जो है वो कम्युनिटी में फैल जाती है। यानी कि इस बात का पता नहीं चलता कि ये बीमारी किससे आई, क्यों तो ऊपर के 2 स्टेजेस में तो पता चलता है कि उसका लिंक हमको मिलता है, इससे बीमारी हुई है और इसकी क्या वजह है, लेकिन थर्ड स्टेज में जो है हमको इस शख्स का पता नहीं मिलता कि उसके कॉन्टेक्ट में आने से ये बीमारी हुई है। तो अमेरिका अभी फ़िलहाल इस थर्ड स्टेज में है और फोर्थ स्टेज जो है वो फोर्थ स्टेज में ऐसा होता है कि बीमारी जो है बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाती है। यानी कि उसको कंट्रोल करना, उसके सैंपल्स या उसके मरीज़ों को जमा करना, उसका इलाज करना, ये जो है इंतज़ामिया के आपे से बाहर हो जाता है। तो ये स्टेज जो है स्टेज फोर्थ है। तो हम देखते हैं कि चाइना और इटली इस दौर से गुज़र रहे हैं, तो हमें यह सबक लेना है कि आखिल रा इशारा काफ़ी है। यानी ये कहा जाता है कि जो है अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। हमारे सामने
पिछले वबा भी मौजूद है, पिछले पेंडेमिक भी मौजूद है, उसका अपना तजुर्बा हमको मिलता है। और इस तरीके से जो रिसेंट तजुर्बा मुख्तलिफ़ ममालिक का सामने आया है, जैसा कि चाइना का है, इटली का है और भी दूसरे ममालिक का, जिन्होंने इसको जो है लापरवाही बरती और उसका जो है उनको बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा। ये आउटब्रेक क्या है? आउटब्रेक, ये आप कह सकते हैं कि आउटब्रेक पेंडेमिक का ही एक कॉमन वर्ड है। जैसा कि पेंडेमिक जो है वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, आउटब्रेक एक कॉमन वर्ड है। तो आउटब्रेक मीन्स ये कि एक ही टाइम में कई सारे मरीज़ जो सामने आते हैं निकल कर, तो उसको आउटब्रेक कहा जाता है। एक और कम्युनिटी डिस्टेंसिंग जो समाजी फासला है, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये जो बीमारी होती है कोरोना वायरस से रिलेटेड जो कोविड-19 है, तो आमतौर पर जो है इसके होने के दो वजूहत हैं। एक तो ये कि जो है छींकों की वजह से, और दूसरा जो है छूने की वजह से। उसके जरासीम जो है, जी। अगर कोई मुतासिर शख्स है, हम्म। कोई आदमी उसके कांटेक्ट में आ रहा है, उसके छींक के फासले के कांटेक्ट में आता है, उसके कांटेक्ट में आता है, या उसके साथ में जो है कुछ लेना देना, हाथ मिलाना, गले मिलना, या इस तरह की किसी जगह पे होता है, तो ये जो है उसके कांटेक्ट में आता है। ये कांटेक्ट में आने की वजह से ये बीमारी है ही नहीं। इस तरह वबा में वबा, इस तरह जो ये जो वबा है, इसमें इस्लाम की क्या रहनुमाई है? इसके सिलसिले में मैं दो चीज़ें मैं बताऊंगा। एक तो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई ऊँट बीमार हो तो उसे सेहतमंद ऊँट के पास ले जाओ। यानी ये कि अगर कोई ऊँट बीमार होता है तो उस ऊँट को जो है जो अलग रख दिया जाए। जी। यानी कि जो सेहतमंद ऊँट है जी। उसके अंदर उनको नहीं मिलाना चाहिए, ताकि उससे दूसरे को ताकि मुतासिर ना हो। दूसरे को ये बीमारी ना ना लगे। तो ये इस्लाम का कंसेप्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जुज़ामी जो मरीज़ होते हैं, जी। जिसको हम लिप्रेसी कहते हैं, तो लिप्रेसी के मर्ज़ के सिलसिले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जी। जो है वो फासला रख के हमको जो है उससे बातचीत करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक नेज़ा कम से कम 3-4 फुट का तो होता है। जी। तो इससे हमको ये बात पता चलती है कि इस तरीके के जो मुकाबले मर्द है जो एक से दूसरे को लड़ने वाले होते हैं, जी। ऐसे अमराज में हमको एहतियात बरतना चाहिए और इतना एहतियात बरतना चाहिए जी। कि जो है हम उससे मुतासिर नहीं हो, उसका जो है बीमारी जो है हमको लगने का अंदेशा ना रहे। अमेरिका के अंदर इतनी जो हलाकतें हो रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है? अक्सर देखिए, अगर हम ट्विटर पे 7 मार्च का ट्वीट देखें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, तो उन्होंने जो है उसको इस तरीके से लिखा है कि ये एक कॉमन फ्लू है और खुद अमेरिका में इससे 47 से 70,000 तक लोग सालाना मरते हैं। जी। तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना नहीं चाहिए और जो कुछ भी रोज़ के मामला है, मार्केट है, बाजार है, ऑफिस है, वो सब सारी चीज़ें खुली रहना चाहिए। उन्होंने पहले तो ये कहा। और दूसरी चीज़ ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग के सिलसिले में वहाँ पर ये किया गया कि नौजवानों को जो है और ऐसे लोग जो हेल्दी है, जी। जो कोई पहले से किसी कोई बीमारी में मुब्तला नहीं है, डायबिटीज है या फिर इस तरह की बीमारी में मुब्तला नहीं है, उन लोगों को ये छूट दी गई कि ये लोग जो है मार्केट में घूम फिर सकते हैं। जी। क्वारंटाइन उन लोगों को ही किया गया जो बीमार थे अच्छा। और जो ओल्ड एज थे। अच्छा। तो ये लापरवाही भी हमारे सामने है कि जिससे हमको पता चलता है कि किस तेज़ी से अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में बेशक। बीमारी कितनी तेज़ी से फैल गई। जबकि एक रुझान ये पाया जाता है कि कहता है कि अमेरिका में इलाज के जी। लेकिन अमेरिका का जो हाल है महज सिर्फ और सिर्फ जो है लापरवाही की वजह से जो नतीजा हुआ है, जी। हमें इसको मैं समझता हूँ कि सामने रखना चाहिए। अभी हमको कोरोना वायरस के लिए और क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए?
देखिए कोरोना वायरस के एहतियात के सिलसिले में जैसे मैंने बताया कि उसके कांटेक्ट में नहीं आना। जी अब जैसा मान लो कि जो है अगर कोई आदमी उसके कांटेक्ट में नहीं आया तो कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस रखे, और जो पहले जो सोसाइटी में मेल जोल मिलना जुलना, जी दोस्तों में मिलना बैठना, इस तरीके से फिर शादी ब्याह, तकरीबात, जी फंक्शन, ये सब सारी चीज़ें जो है सोसाइटी का हिस्सा हुआ करती है। जी लेकिन कोरोना वायरस चूँकि टच करने से फैलता फैलता है। है, जी तो इसलिए वो सारी चीज़ें जिससे हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जी वो चीज़ें पूरी तरीके से हमको बंद करनी चाहिए। जैसे आमतौर पे लोगों को ये लगता है कि जो है XYZ को तो बीमारी नहीं है, फलां को बीमारी नहीं है, जी जी हाँ तो फिर क्यों हम एहतियात बरतना चाहिए? जी यानी कि इसका जो पीरियड है, एक आदमी जब जो है कोरोना वायरस का किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको फौरी सिम्टम्स जाहिर होना चालू नहीं होते, जी शुरू नहीं होते, जी उसको एक वक्त लगता है। हम्म, यानी कि कम से कम जो है 4 से 14 दिन का वक्त लगता है। 4 से 14 दिन में हमको पता चलता है कि ये आदमी को जो है कोरोना हुआ है, उसके अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स पाए गए। आने के लिए कम से कम 14 दिन लगते हैं। उन 14 दिनों में जो है वो आदमी कई सौ लोगों से मिल लिया होता जी। है, उसके अपना प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दिन भर में कितने लोगों से मिलता है। बेशक। तो ऐसे कई लोगों को वो जो है इन्फेक्ट कर सकता है। तो कोरोना के सिलसिले में यही हमको एहतियात बरतना चाहिए कि न सिर्फ ये कि हम अपने दुकानें बंद रखें, बल्कि हम अपने घरों के अंदर बंद रहें। जी जी बेशक। हमारे अपने घर के जो लोग हैं जी। जो बाहर आने जाने वाले ना हो, जी। उनसे ही हमारा ताल्लुक़ हो, उससे बाहर हमारे पास पड़ोस से भी हमारा कांटेक्ट नहीं हो, आना जाना नहीं हो, लेना देना नहीं हो। अगर हम मान लो कि जो है उनके कांटेक्ट में आते हैं या किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं तो वो बीमारी जो है फैलेगी। हम घर से निकल के सामने गली में बैठेंगे, चबूतरे पे बैठेंगे, या एक तरीके से गपशप करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इन सब सारी चीज़ों से कोरोना की बीमारी फैल सकती है। इसलिए हमको इस तरीके के कॉन्टेक्ट्स में से बचना चाहिए। अगर किसी मजबूरी में तो कुछ बाहर जाना ही पड़ेगा ना, राशन लाने के लिए या किसी काम के सिलसिले में, तो वो इंसान घर पे आके क्या करना चाहिए? जी, ऐसा शख्स जो है घर पे आने के बाद अपना हाथ कम जी। से कम जो है साबुन से जी 20 सेकंड्स तक धोए, अच्छा और उसके जो कुछ भी चीज़ें हैं साथ में जी वो जी। सब सारी चीज़ों को जो है वो साबुन से धोए और अपने कपड़े वगैरह तब्दील करें, फौरी तब्दील करें, जी और जो है वो तब्दील करने के बाद ही घर के मेन हिस्से में वो आए। जी। किसी चीज़ों को मतलब और किसी चीज़ों को छुए नहीं वो। जी तो इस तरीके का एहतियात जो है कोरोना वायरस जो चल रहा है उसके सिलसिले में बरतने की ज़रूरत है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और कुछ आपकी तरफ से कुछ अपील करना चाहेंगे आप आ, व्यूअर्स को? देखिए कैसा है कि बाज़ चीज़ें ऐसी है कि लोगों के अंदर जैसा बाज़ लोगों के अंदर वो अवेयरनेस नहीं पाया जा रहा, वो बेदारी नहीं पाई जा रही। बारहा गवर्नमेंट के रिमाइंड करने के बावजूद भी और मुख्तलिफ़ किस्म की संस्थाएं, सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स, ये सब सारे लोग जो है इस तरफ मुतवज्जे करवा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। सोशल डिस्टेंसिंग क्यों मेंटेन नहीं हो पा रहा, उसके कुछ वजूहात हैं। उसके वजह में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लोग जो है दोस्त है, मतलब दोस्तियां भी अब कोरोना वायरस में छूटी नहीं है हमारी। तो चबूतरों के ऊपर वगैरह जो है लोग बैठे हुए ही है और किसी तरीके से भी जो है उसके अंदर कमी नहीं आई है। मैं दोस्त उस शख्स को कहता हूँ कि जो ये फ़िक्र करे कि मेरी वजह से मेरे दोस्त को कोई नुकसान ना हो, किसी तरीके का भी नुकसान ना हो। अगर मैं अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके बुलाता हूँ जी और समझो कि खुदा ना खास्ता उसको कुछ प्रॉब्लम हो या मुझे कुछ प्रॉब्लम हो, मुझसे वो प्रॉब्लम मेरे दोस्त को जाएगा या दोस्त से जो है दूसरे दोस्त को आएगा, तो इस तरीके से हमें अगर हम वो चीज़ बढ़ते जाएगी। यानी कि गोया कि ये जो है हम अपने दोस्त नहीं हुए बल्कि जो है हम दुश्मन हो गए। तो हमें इस सिलसिले में ख़ास तौर पर मैं नौजवानों से अपील करूँगा कि आपकी दोस्तियाँ जो है वो आपके ताउम्र तक बरकरार रहे, उसमें मिठास उसमें मिठास रहे, और जो है फिलहाल वो काम जो है आजकल व्हाट्सएप है और मोबाइल फ़ोन है,
उससे वो चीज़ों को पूरी की जानी चाहिए। जी दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया जी जो है, सोशल मीडिया में अलग अलग किस्म के वीडियोज़ आ रहे हैं। अच्छा कुछ चीज़ें जो है वाक़यतन वो मालूमाती है। जी मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से फ़ायदा भी हुआ है जी कि हमको जो है मिनट मिनट की खबर है बेशक और हम उससे अवेयर हो पा रहे हैं। इतने सारे रिमाइंडर्स लोग दे रहे हैं कि भाई ये कीजिए, आप ये नहीं कीजिए। जी। जहाँ पे उसके फ़वायद है उसके नुकसानात भी है। उसका नुकसान ये है कि उसमें जो है कुछ चीज़ें जो है गुमराहकुन वीडियोस भी है, अच्छा जिसकी वजह से आदमी जो है इस बीमारी की संगीनी को नहीं समझ पा रहा है, कंफ्यूज हो रहा है कंफ्यूज हो रहा हाँ, है। जी तो ये चीज़ जो है उसके लिए नुकसानदेह। अच्छा और तीसरी चीज़ मीडिया के सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा जो है इसके जो आंकड़े हैं, जी जो कितने आज कितने पॉजिटिव आए हैं, जी कितने मरीज भर्ती हुए हैं, जी। कितने लोग का डेथ हुआ है, जी ये चीज़ बार बार भी ना देखें, अच्छा जी हाँ बराबर है ना। बार बार देखने की वजह से सब लोगों का कैपेसिटी एक जैसा नहीं होता है, जी तो इसके वजह से उनके जहनों पर वगैरह जो है मनफी असरात भी आते हैं। जी जी मेंटली डिस्टर्ब होता है आदमी। हाँ, मेंटली जी। आदमी डिस्टर्ब होता है। हाँ, तो बार बार ना देखें, जी बस हमने वो करना चाहिए जिसका गवर्नमेंट ने हमको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जी जिसका डॉक्टर्स हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं। बेशक, बेशक। इन चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं जी। तो हम इससे बच सकते हैं। तीसरी चीज़ इस सिलसिले में यह है कि एक लोगों का ग्रुप होता है जो प्रिवेंशन बेटर देन क्यूर इस फार्मूले के ऊपर भरोसा नहीं रखता। जी वो ये चाहता है जी कि जब तक वो बीमारी या वो चीज़ उसके घर तक नहीं आ जाती तो वो जो है उसको जो है हंसी खेल में ही लेता है। बेशक तो ये एक वजह है कि इस चीज़ को प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर को सीरियसली लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, ना कि ये कि हमारे घर तक वो बीमारी पहुँचे। जी तो घर तक बीमारी आने में जो है बहुत सारे हमारे नुकसानात हैं। जी कई मतलब उसका पूरी तारीख है, मैंने जैसे कि आपके सामने बयान किया है। जी तो इस सिलसिले में एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि इसके एहतियाती तदाबीर में कि कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़े मौत ने, पहलवां क्या क्या पछाड़े मौत ने, सर व खद खबरों में उतारे मौत ने। बेशक बेशक सही बात। ये थे हमारे डॉक्टर अब्दुल जकी साहब जो हमें बहुत कीमती वक्त देकर हमारे स्टूडियो में आए। अल्लाह हाफिज़।